पुनर्विवाह अंतिम भाग। अभी तक आपने जाना आरुष और तनीषा दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच तनीषा की ससुराल से फोन आता है कि शिव के दादाजी उससे मिलना चाहते हैं। तनीषा दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुराल चली जाती है। वहां उसे पार्थ और उसकी दूसरी पत्नी भी मिलते हैं, जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है। अब आगे रिद्धि भी यहाँ वहाँ खेल रही थी। अचानक वो कमरे में चली गई। रिद्धि को रोकते हुए तनीषा भी पीछे पीछे जाती है। अचानक तनीषा के कदम उस कमरे के बाहर ही रुक गए। ये वही कमरा था जो पहले कभी उसका हुआ करता था। गेट पर आते ही हाथ से कमरे का गेट खोला तो देखा रिद्धि एक बच्चे के पास बैठी थी और पार्थ भी वहीं बैठा था। उसने रिद्धि को वापस बुलाया, पर वह उस बच्चे को खिलाने में लगी थी। वो रिद्धि को लेने अंदर गई। कमरे को देखते ही सारी पुरानी यादें उसके सामने आने लगी। उस घर में रुकने वाला एक एक पल उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। वह रात उसके लिए 100 रातों से भी बढ़कर थी। उसे बस सुबह होने का इंतजार था। शिव और रिद्धि को सुलाकर वह बाहर अपनी सास के पास लेट गई, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। आंखों के कोर बार बार भीग रहे थे। दिल में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा था। शायद वह आज भी पार्थ को नहीं भुला पाई थी और हमेशा इसी आस में रहती थी कि शायद पार्थ कभी तो उसको लेने आएगा। लेकिन आज उसके बच्चे को देखकर उसका यह भ्रम भी टूट गया था। अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी। सुबह होते ही उसने सबसे पहले वापस जाने के लिए बोला। अब तो किसी के पास बहाना भी नहीं था उसे रोकने का। पार्थ भी अपनी दूसरी बीवी और बच्चे के साथ खुश था। वापस जाने के लिए जैसे ही वो बाहर निकली, पार्थ ने एक बार फिर उससे बात करनी चाही। उसने तनीषा का हाथ पकड़ा और बोला, 1-2 दिन और रुक जाती। इस बार तनीषा चुप नहीं रही और ना चाहते हुए भी उसने पार्थ पर हाथ उठा दिया। सब के सब चुपचाप खड़े देखते रह गए। सालों से दबाए इस गुस्से को आज फूटने का वक्त आ ही गया था। थप्पड़ की जोरदार आवाज के साथ तनीषा की भी आवाज सुनाई दी। किस हक से मुझे रोक रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आई थी। इन बूढ़े माँ बाप की वजह से यहाँ आई थी, जो कभी मुझे अपनी बेटी समझते थे और शायद आज भी समझते हैं। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे तलाक दे दिया, वरना मैं तो अपने आप को कभी पहचान ही ना पाती। तुम जैसे कायर इंसान की बीवी होने से अच्छा है कि मैं तलाकशुदा बनी रहूं। और यह देखकर और भी अच्छा लगा कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। कम से कम अब कोई उम्मीद तो नहीं रहेगी। मुझे माफ कर दो तनीषा। इसके अलावा पार्थ के पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए। अभी तक मैं अपने आप को पूछ रही थी कि क्यों मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं दे पाई कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत पड़े। लेकिन अब यह सब देखकर बहुत सुकून मिला है कि मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। बेटा, हमें भी माफ कर दो। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। नहीं मम्मी जी, आपकी इसमें क्या गलती। हाँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बेटे पर हाथ उठाया है, पर यह हाथ उस दर्द से बहुत छोटा है जो आपके बेटे ने मुझे दिया और अपनी खुदगर्जी के लिए मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया। इतना कहकर वो बाहर आ गई और बच्चों को लेकर सीधा गाड़ी में बैठकर निकल गई। आज उसे बहुत सुकून मिल रहा था कि कम से कम आज तो वह अपने लिए बोली। तनीषा ने नेहा जी को कॉल करके कहा, मम्मी मैं वहां से निकल गई हूँ, रात तक घर आ जाऊंगी। नेहा जी ने यह बात संजय जी को बताई तो तभी आरुष भी जिम से लौटा था। यह खबर सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी छा गई। वह सीधा अपने रूम में गया
और तनीषा को कॉल करने लगा। तनीषा ने एक बार में ही कॉल उठा लिया। हेलो तनीषा जी। आरुष, मैं बस निकल ही आई थी, रात तक घर पहुंच जाऊंगी। हाँ मुझे पता है, मैंने अंकल आंटी की बातें सुन ली थी, इसलिए आपको कॉल किया। कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो इस वजह से कल कॉल नहीं लगाया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, सब ठीक था वहाँ। दादू से मिलकर बहुत खुश था शिव, और मैं भी आज बहुत खुश हूँ। आज पहली बार मैं अपने लिए बोली और ना चाहते हुए भी मेरा हाथ पार्थ पर उठ गया। आरुष जी, वो अपनी दुनिया में बहुत खुश है, मैं ही पागल थी, एक और आस लगाए बैठी थी उससे। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल में कोई बोझ नहीं रह गया। अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है और इसे मैं खुलकर जीऊंगी। चलो अच्छी बात है तनीषा जी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छा है। चलिए अब आप आराम से आइए और अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा। ओके आरुष, बाय बाय एंड टेक केयर। आरुष कॉल कट करके बस रात का इंतज़ार करने लगता है। तनीषा को भेजते समय उसके अंदर जो डर था, आज उसके वापस आते समय उसे खुशी हो रही थी। तनीषा के चेहरे पर भी खुशी की लहर थी, अपनी आने वाली नई जिंदगी के लिए। तनीषा रात तक घर पहुंच गई थी। घर आते ही सबसे पहले वो अपनी माँ से मिली और आते ही उनके गले लगकर रोने लगी। मम्मी, दुनिया इतनी मतलबी क्यों है? कैसे लोग किसी की जिंदगी बर्बाद करके इतने सुकून से रह सकते हैं, और ऐसा करते हुए उनके अंदर का ज़मीर तक मर जाता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? इन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? इनको किस बात की सज़ा मिली? आज शिव ने रास्ते में मुझसे वो पूछा जो आज तक कभी नहीं कहा था उसने कहा, मम्मा हम पापा के घर क्यों नहीं रह रहे, और पापा के घर जो आंटी थी वह कौन थी, वो छोटा बेबी कौन था? क्या जवाब दूं मैं उसके इन सवालों का? कैसे उसके सवालों को नज़रअंदाज करूं? बेटा शांत हो जा, जो होना था वो हो गया। अब तू अपने और बच्चों के बारे में सोच। वो इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसे क्या कोई फ़र्क पड़ा आज तक? तो तू क्यों अपनी दुनिया बर्बाद कर रही है? मैं कब से तुझे समझा रही थी, पर तू ही अपनी जिद पर अड़कर बैठी थी। हो सकता है तेरी जिंदगी में उससे भी अच्छा इंसान हो। तुझे अब अपने अतीत के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तनीषा चुपचाप अपनी मम्मी की बातें सुनती रही। जैसे ही आंख बंद की, सामने आरुष का चेहरा दिखाई दिया। उसने एकदम से आंखें खोली। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? हाँ मम्मी, कोई दिक्कत नहीं, बस वो ऐसे ही सफ़र में थक गई थी ना, इसलिए। ठीक है, बच्चे सो गए हैं तो तू भी अब सो जा। नेहा जी के जाते ही मोबाइल पर एक मैसेज आया। तनीषा ने देखा तो आरुष का मैसेज था। गुड नाइट तनीषा, आज आप थक गई होंगी, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, आप आराम करिए, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट आरुष जी। तनीषा ने सोने के लिए जैसे ही आंखें बंद की, दोबारा उसके सामने आरुष का चेहरा आ गया। मैं क्यों इस इंसान के बारे में सोच रही हूँ? आरुष बहुत अच्छे इंसान हैं, पर मैं उनके लायक नहीं हूँ। उन्हें बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है, मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छी। आई होप वो मेरी बात समझ जाएं और अपना यह बचपना बंद कर दें। और तनीषा को पता ही नहीं चला यह सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई। सुबह तनीषा उठकर स्कूल के लिए रेडी हुई, तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। देखा तो आरुष का मैसेज था। तनीषा जी, स्कूल के बाद क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ओके, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है। स्कूल की छुट्टी के बाद तनीषा ने मोबाइल देखा तो उसमें एक रेस्टोरेंट का एड्रेस लिखा था। तनीषा ने घर पर कॉल करके बता दिया कि आज वो थोड़ा लेट हो जाएगी। जब वो रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां पहले से आरुष उसका वेट कर रहा था। वो बोली, आरुष
आपको क्या बात करनी थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको 2 दिन से देखा नहीं था ना, इसलिए। आप ठीक है ना? और वहाँ सब ठीक ठाक रहा? हाँ, पर अब मैं वहाँ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आरुष, आपको मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी। आप क्यों अपनी ज़िंदगी ऐसे ही मेरे लिए बर्बाद करना चाहते हैं? तनीषा जी, आपने बोल दिया हो तो अब मैं बोलूं? आपके जाते ही मैंने मम्मी से अपने बारे में बात की। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने पापा से भी बात कर ली है और पापा ने अंकल से भी बात कर ली है हमारे रिश्ते के लिए। मैंने यही बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। सॉरी, वो मैंने आपसे बिना पूछे ही यह सब कर लिया, पर मैं जानता हूँ जब आप उस घर में गई होंगी और वहाँ अपनी जगह किसी और को देखकर आप पर क्या बीती होगी। मैं अब आपको ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे यह सब कर लिया। और रही बात लोगों के कहने की, तो यह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। आरुष जी, यह आपने क्या किया? तभी कल मम्मी मुझसे यही बात बोल रही थी कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अंकल आंटी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि हमने इसको किराए के लिए मकान दिया और ये घर में बसने के सपने देखने लगी। आरुष कुछ ना बोल सका, बस अपना माथा पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये औरतें इतना सोचने के लिए दिमाग कहाँ से लाती हैं? तनीषा जी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं? कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा। चलिए अब घर चलते हैं। घर पर सब उसके साथ नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरुष उसे रोज छत पर बुलाता, दोनों लोग काफी देर तक बातें करते रहते। अब तनीषा को भी आरुष अच्छा लगने लगा था। बच्चों के लिए उसका प्यार देखकर तनीषा के दिल को सुकून मिलता था। उसे भी लगने लगा कि वह भी आरुष से प्यार करने लगी है। दूसरे दिन जैसे ही वो स्कूल जाने लगती है, अंदर से नीता जी की आवाज सुनाई देती है। वो नेहा जी से कहती हैं कि आज रिश्ता देखने जाना है। आरुष, विक्की और उसके पापा जा रहे हैं। तनीषा स्कूल के लिए लेट हो रही होती है, इसलिए आधी बात सुनकर ही स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते भर यही सोचती है कि आरुष के लिए रिश्ता देखने जाना है। और उसके मन में जाने क्या क्या सवाल आने लगते हैं। आज उसका स्कूल में भी मन नहीं लगा। वो बार बार आरुष के बारे में ही सोचे जा रही थी। आज उसे अच्छे से एहसास हो रहा था कि वह आरुष से प्यार करने लगी है। मन ही मन में एक टीस सी उठ रही थी। उसका एक मन कर रहा था कि अभी जाकर आरुष को बोल दे कि वह भी उससे प्यार करती है, और एक मन कह रहा था कि आरुष को ना बताए और उसे लाइफ में खुश रहने दे। जैसे तैसे स्कूल का दिन कट गया। घर आते ही उसे आरुष के घर में कोई ना दिखा और उसने मान लिया कि सब लोग लड़की देखने गए हैं, जबकि नीता जी आरुष के चाचा चाची के यहाँ और पलक अपनी दोस्त के यहाँ थी। प्रीत भी अपने दोस्त के साथ घूम रहा था। रात तक सब लोग वापस आए। आरुष और मुकेश जी भी देर रात तक आए। दूसरे दिन आरुष ने तनीषा को मैसेज किया, पर तनीषा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब वो स्कूल से वापस आई तो तनीषा ने आरुष को मैसेज करके ऊपर छत पर मिलने को कहा। जब वो शाम को छत पर गई तो आरुष वहां पहले से ही मौजूद था। क्या हुआ तनीषा जी, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? कोई काम था क्या? आरुष जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर आपको यह सब नहीं करना चाहिए था। मैं अपने दिल से प्यार कब का निकाल चुकी थी, पर आपने मेरी लाइफ में आकर मुझे मेरे लिए जीने का एहसास कराया। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, आखिर आपकी भी लाइफ है और मैं आपसे बार बार कह भी रही थी कि आपको मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, पर फिर भी आप नहीं माने। लेकिन अचानक ये जो आपने किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। पर तनीषा जी, मैंने क्या किया है ये तो बताइए। आरुष जी, अगर आपको लड़की देखने जाना ही था तो अपने मम्मी पापा से हमारे बारे में बात क्यों की, और मेरे मम्मी पापा को भी इस सब में क्यों इन्वॉल्व किया? क्या लड़की देखने जाना था? पर वो
आरुष अपने मन में बुदबुदाता है, अच्छा तो अब समझ में आया कि इन्हें अभी कुछ नहीं पता। और तनीषा जी यह समझ रही हैं कि मैं अपने लिए लड़की देखने गया था, चलो थोड़े और मजे लिए जाएं। मन ही मन हंसते हुए, हाँ तनीषा जी, वो मम्मी को ही लड़की ज़्यादा पसंद आ गई थी तो इसके लिए हाँ बोल दिया। सॉरी मैंने आपसे वो सब कहा, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा शायद आपको मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। तनीषा उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई और आरुष लड़की की सुंदरता का बखान करके एक अलग ही कहानी बताए जा रहा था। तनीषा ने बहुत कोशिश की पर अपने आंसुओं को बहने से ना रोक पाई। आरुष को जब सिसकियां सुनाई दी तब उसे अपने किए पर बहुत बुरा लगा। तनीषा जी क्या हुआ? अरे आप रो क्यों रही हैं? सॉरी मैं मजाक कर रहा था, वो पापा और मैं मेरे लिए नहीं बल्कि पलक के लिए लड़का देखने गए थे। आपको क्या लगा मैं अपने लिए लड़की देखने गया था? हा हा हा, आप भी ना क्या सोच लिए। और वैसे एक बात बताइए, जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करती तो अगर मैं लड़की देखने जाता भी तो आपको क्या फ़र्क पड़ता? आप क्यों रो रही थी जब मैं किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था? तनीषा चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी आरुष पीछे से आवाज़ लगाता है, तनीषा जी मुझे जवाब चाहिए। तनीषा पीछे मुड़कर, नहीं है कोई जवाब। आरुष, और शायद आप जवाब समझ ही गए होंगे। मैं नहीं समझा, प्लीज आप समझाइए ना। मत समझिए तो, और हंसती हुई नीचे चली जाती है। और यहाँ आरुष उसको जाते देख कर कहता है, तनीषा जी जवाब तो मैं आपका जान गया हूँ पर सुनना आपके मुंह से ही है। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ माई लवली फ्यूचर वाइफ। पलक का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ दिनों बाद पलक की एंगेजमेंट होती है। आरुष बहुत धूमधाम से और बहुत ही सही तरीके से अपनी इकलौती बहन की सगाई रखता है। सारे मेहमान बहुत ही तारीफ करते हैं खाने की और बाकी बंदोबस्त की भी। तनीषा भी पलक की शादी की तैयारियों में उसकी मदद करती है और बहुत ही जल्द वह दिन भी आ जाता है जिस दिन का बेसब्री से सब इंतजार कर रहे थे। आज के दिन हल्दी फंक्शन है। सभी लोग पीले पीले कपड़ों में घूम रहे थे। तनीषा ने भी पलक की शादी के लिए स्कूल से लीव ले रखी थी। बच्चों को तैयार करके वह भी तैयार होने चली गई और यहाँ आरुष की नजरें बेचैन थी उसकी एक झलक पाने के लिए। बार बार किसी न किसी काम के बहाने वह घर के अंदर आकर तनीषा को ढूंढता, पर तनीषा कहीं नजर नहीं आ रही थी। जैसे तैसे उसने अपने मन को समझाया और बाहर जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, शिव बेटा खाना खा लो। और उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, पीछे तनीषा खड़ी थी। खुले लंबे काले बाल, पीले रंग की साड़ी और लाल छोटी सी बिंदी। आरुष तो जैसे उसे देखकर कहीं खो सा गया था, लेकिन एकदम से पीछे से आवाज आई, आरुष बेटा वो थोड़ा सामान बाहर रखा है, उठा के अंदर रख दो। और आरुष को पापा के कहने पर बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी तनीषा पर ही थी और उसके मुंह से जवाब सुनने का बेसब्री से इंतजार। तनीषा भी उसको देख मुस्कुरा रही थी। दोपहर के समय हर जगह शादी की भागदौड़, गाना बजाना और इतने शोर में भी आरुष का अकेलापन, क्योंकि अभी तक उसने तनीषा को मन भरकर देखा भी नहीं था। देखता भी कैसे, घर का बड़ा बेटा होने के कारण जिम्मेदारियां भी तो थी बहुत। लेकिन पलक ने अपने भाई का मन पढ़ लिया और वो समझ गई थी कि आज भाई के चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है। फिर क्या था, शैतान पलक तो प्लान बनाने में है ही एक्सपर्ट। तनीषा दी थोड़ा यहाँ आइए, मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। पलक ने तनीषा को आवाज लगाई और जैसे ही तनीषा रूम में आई, पलक ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तनीषा ने सामने देखा तो आरुष खड़ा था। तनीषा, क्या हुआ पलक, कुछ काम था क्या? पलक, हाँ वो थोड़ा मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, आइए बैठिए। और पलक जानबूझकर किसी और काम में लग गई। यहाँ आरुष की आंखें तनीषा पर ही थी। आरुष, येलो साड़ी में अच्छी लग रही हैं आप। तनीषा, थैंक यू, आप भी अच्छे लग रहे हैं। तभी नीचे से आवाज आती है,
पलक जल्दी नीचे आओ, फंक्शन स्टार्ट करना है। आरुष का भी बुलावा आ गया और बच्चे भी तनीषा को ढूंढ रहे थे। तनीषा, चलो पलक, सब वेट कर रहे हैं हमारा। जैसे ही तनीषा जाने को तैयार हुई, आरुष ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से तनीषा के गाल पर किस करके चला गया। तनीषा के मन में भी अजीब सी हलचल हुई, मानो बरसों बाद किए हुए उसके श्रृंगार को आज किसी ने मन भरकर देखा हो और आज उसके सजने संवरने को एक वजह मिल गई हो। तनीषा के मन में एक अजीब सा सुकून और आंखों में दोबारा जिंदगी जीने की चमक जाग उठी। सारा फंक्शन बड़ी धूमधाम से हुआ। सब थके हुए थे और कल के मेहंदी फंक्शन के लिए सबको जल्दी सोना था। नींद तो बस 4 आंखों से ही दूर थी। वह 4 आंखें तो आप सब समझ ही गए होंगे, लेकिन उन दोनों को भी नींद ने अपने आगोश में ले लिया और दोनों कल के फंक्शन के बारे में सोचते हुए एक मुस्कान के साथ सो गए। दूसरे दिन और भी मेहमानों का आना हुआ। सुबह सुबह की हलचल, सब अपने नित्य कार्यों में लगे हुए थे। तनीषा भी पलक को ढूंढती हुई ऊपर रूम में आ गई। पलक, पलक, चलो उपटन करवाना है तुम्हारा, फिर वो मेहंदी वाली भी आ जाएगी। और आवाज लगाते लगाते कब वो आरुष के रूम में पहुंच गई उसे खुद भी पता ना चला, जहां आरुष हाफ पैंट और बनियान में लेटा हुआ था। तनीषा, ओ सॉरी आरुष, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आप लेटे हैं। वो तो बस सब पलक का इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं उसी को बुलाने आई थी। सो सॉरी, आपकी नींद खराब कर दी। आरुष, अरे नहीं तनीषा जी, आपने अच्छा किया जो मुझे जगा दिया। आज तो वैसे भी बहुत काम है, कल की शादी की तैयारियां करनी है। इतने में पलक भी वहां आ जाती है। पलक, सॉरी तनीषा दी, मैं टॉयलेट में थी इसलिए आपको आवाज़ नहीं दे पाई। चलिए उपटन के लिए चलते हैं। तनीषा के जाते ही पलक, क्यों भाई, आज तो मॉर्निंग भी बड़ी मस्त मस्त हुई आपकी। आरुष, मस्त मस्त की बच्ची, रुक अभी बताता हूँ तुझे। और पलक भाग जाती है। आज मेहंदी फंक्शन है और सभी लोग अपने अपने मेहंदी की कोन लिए मेहंदी लगवाने के लिए बैठे हुए हैं। बुआ, मौसी, चाची, मामी सभी लोग पलक की मेहंदी वाली का वेट कर रहे हैं कि कब वो आए और कब अपना हाथ उनके सामने मेहंदी लगवाने को आगे बढ़ाएं। पूरे घर में नाच गाना, चाची मौसी का डांस, बच्चा पार्टी का हो हल्ला और हमेशा की तरह आरुष की नजरें तनीषा पर। मेहंदी वाली भी आ चुकी थी। नाच गाने के साथ मेहंदी फंक्शन भी हो गया। तनीषा ने आज बहुत सालों बाद मेहंदी लगवाई थी। हरे रंग की साड़ी में आज वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। शिव रिद्धि भी अपने छोटे छोटे हाथों में मेहंदी लगाए घूम रहे थे। पलक, आरुष भैया यहाँ आइए। आरुष, हाँ पलक। पलक, आप मेहंदी नहीं लगाएंगे? आरुष, अच्छा ठीक है, मेरे हाथ में बड़ा सा दिल बना दो। मेहंदी वाली ने एक दिल के आकार की मेहंदी बना दी। आरुष, अब इसमें एक ए बना दो। मेहंदी वाली ने ए बना दिया। अब इसमें SR बना दो। सब आरुष की तरफ देखने लगे। आरुष, अरे SR मेरी दादी अम्मा रिद्धि और मेरे हीरो शिव के नाम के। मेहंदी वाली ने उसे भी दिल में लिख दिया। और अब इसमें T। इतने में तनीषा ने पलक को टोकते हुए कहा, अरे पलक, उन लोगों को लेट हो रहा होगा घर जाने को। और आरुष को आंख दिखाते हुए बोली, आपको शायद अंकल जी बुला रहे हैं बाहर। और आरुष हंसते हुए और गाना गाते हुए चला गया। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। और तनीषा को आंख मारते हुए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद तनीषा के फोन पर एक मैसेज आया। क्या हुआ बेबी, आप डर गई? कल तो फिर आपके होश उड़ जाएंगे। यह मैसेज आरुष का था। तनीषा, अब कल क्या करने वाले हो आप आरुष? आरुष, वो तो आपको कल ही पता चलेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह तनीषा के फोन पर फिर से आरुष का मैसेज था। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग आरुष जी। आरुष,
वैसे आपको ये बताना था कि आपकी आज रात में पहनने वाली ड्रेस मैंने पलक के पास रखी है, वो आपको दे देगी। तनीषा, पर मैंने तो अपनी साड़ी रेडी रखी है आज रात के लिए। आरुष, नहीं, आप साड़ी नहीं, मेरी पसंद का लहंगा पहनेंगी। लगे भी तो पलक की होने वाली भाभी है। तनीषा, क्या? आरुष, कुछ नहीं, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए और अपनी मेहंदी की पिक सेंड कर दीजिए और आज रात अपना जवाब देने के लिए रेडी रहिए। तनीषा, जवाब आप जानती तो हैं आरुष। आरुष, लेकिन सुनना तो आपसे है ना। तनीषा, मुझे कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ, बाय। और तनीषा के गाल ब्लश करने लग जाते हैं। आरुष तनीषा के हाथों की मेहंदी के फोटो देखते हुए, बहुत जल्दी यह मेहंदी दोबारा आपके हाथों में लगेगी। तनीषा, और वह भी दुल्हन वाली मेहंदी। रात में सब लोग तैयार होने में लग गए। पलक भी पार्लर जा चुकी थी। शिव और रिद्धि को तैयार करने की वजह से तनीषा पलक के साथ नहीं जा पाई, तो पलक की सहेली को जाना पड़ा उसके साथ। आरुष भी मंडप में सभी तैयारियां देख रहा था। सभी लोग तैयार होकर मंडप पहुंच गए। तनीषा के मम्मी पापा भी शिव और रिद्धि को लेकर पहुंच गए, लेकिन तनीषा लहंगे में गाड़ी चलाकर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो पापा के दोबारा आने का वेट कर रही थी। इतने में आरुष घर पर आ गया तैयार होने। जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया तो गेट तनीषा ने खोले। आरुष उसको देखता ही रह गया। पिंक लहंगा, सादा सिंपल मेकअप। आरुष की तो नजरें ही नहीं हट रही थी तनीषा से। तनीषा, क्या हुआ आरुष? आरुष, अरे आप गई नहीं अभी? तनीषा, पापा मम्मी को भेजकर वापस आ रहे हैं लेने। आरुष के मन में लड्डू फूटते हुए, उनको क्यों परेशान कर रही हो आप? मेरे साथ चलिए। तनीषा, ठीक है, आप रेडी हो जाइए जल्दी। और तनीषा अपने पापा को फ़ोन करके आने के लिए मना कर देती है। आरुष भी तैयार होकर आ गया, पिंक कलर का कुर्ता पजामा पहनकर, बिल्कुल वैसा ही जैसा तनीषा का लहंगा था। तनीषा, अरे आपने सेम ड्रेस क्यों बनवाई? क्योंकि आज कुछ स्पेशल है। दोनों गाड़ी से मंडप में पहुंच जाते हैं। जयमाला का कार्यक्रम भी हो जाता है। तभी आरुष के पापा स्टेज पर आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं, मुकेश जी, आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ। मैंने अपनी बेटी पलक की शादी अपनी पुश्तैनी घर से की है, क्योंकि मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि उनकी पोती की शादी उस घर से हो। और आज मैं अपने बड़े बेटे आरुष की शादी के लिए भी संजय जी की बेटी तनीषा का हाथ मांगता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में कई सवाल आ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के सवालों से ज़्यादा मुझे अपने बेटे की खुशी प्यारी है। तनीषा बेटा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप एक होनहार लड़की, एक अच्छी बेटी और एक अच्छी माँ हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे को, मेरे परिवार को भी आप बहुत अच्छे से संभाल लोगी। मेरे बेटे को उसकी पहली शादी से जो धोखा मिला है, वही आपको भी मिला है, और यह पुनर्विवाह अब आप दोनों के जीवन में बस खुशियाँ ही लाएगा। संजय जी, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना सकता हूँ? नेहा जी और संजय जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी को इतना अच्छा घर मिल रहा है। तनीषा भी चुपचाप सब सुन रही थी। आरुष उसके पास जाता है। आरुष, तनीषा जी, मुझे पता था कि आपका सिर्फ एक ही डर था कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैंने पापा मम्मी से अपने बारे में पहले ही बात कर ली थी। तनीषा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आरुष, तनीषा जी, अब तो जवाब दे दीजिए। तभी शिव और रिद्धि आरुष के पास आते हैं। रिद्धि, अले पापा, तलो थाना थाने। आरुष ने तनीषा की तरफ देखा। तनीषा रिद्धि की तरफ इशारा करते हुए, ये रहा आपका जवाब। और आरुष खुशी से रिद्धि को गोदी में उठाकर, चलो मेरी दादी माँ खाना खाने। और 1 महीने बाद होता है उनका पुनर्विवाह, जिससे सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाती हैं और 2 अधूरे लोगों की ज़िंदगी का प्यार भरा सफ़र शुरू हो जाता है। अगर आप सभी को मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।